जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम सेल डिवीजन को देखने वाले हैं। सेल डिवीजन क्या होता है एंड सिंड्रोम के बारे में। कौन कौन से सिंड्रोम है जिसकी वजह से हमारे शरीर में असामान्य से लक्षण उभर जाते हैं। देखिए हम बायोलॉजी का जो चैप्टर है कोशिका उसको पढ़ रहे थे। कोशिका चैप्टर में हम अब तक कोशिका की खोज किसने की, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बहुत सारे जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सारी चीज के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल उसको देखा। उसके बाद हमने जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसके बारे में देखा। डीएनए आरएनए को देखा कि में क्या था। यदि आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है सेल चैप्टर की तो उनको देख लें। ये जो सेल डिवीजन है वो आपका और अच्छे से स्पष्ट होगा और आपके कंसेप्ट की बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका जो कंसेप्ट है सेल डिवीजन को लेकर देखते हैं फर्स्ट सेल डिवीजन के बारे में। देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है, सबसे पहले तो यही है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन के बारे में लिखा गया है कि जब एक कोशिका होती है, जब जब कोई एक कोशिका टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण करती है, या तो दो कोशिका बनाएगी या टूटकर दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं उसको। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। यहाँ पर आपने देखा ये जो मदर सेल है, ये जिससे ये विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मदर सेल। ये अंदर इसके न्यूक्लियस है। ये जो मदर सेल है, मदर सेल ये टूटकर दो डॉटर सेल का यहाँ निर्माण कर रही है, यानी जिसका ये निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल। इस तरीके से आप कोशिका विभाजन को समझ सकते हैं। कोशिका विभाजन नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल बट रहा है पार्ट्स में। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोशिका जो कोशिका होती है वो टूट करके दो कोशिकाएं या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इसी को देखिए, इस चीज को हम एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। कि आप जानते हो कि जो मेल का स्पर्म होता है एंड फीमेल का ओवम, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है युग्मनज का। ये जो जाइगोट है किस तरीके से एक एम्ब्रो बन करके एक पूरा बेबी बन जाता है, तो ये किसके कारण बन जाता है, पूरा का पूरा सेल डिवीजन के कारण बनता है। लगातार इसमें क्या होता रहता है, कोश का विभाजन होता रहता है और ये यूनिसेलुलर से क्या बन जाता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है। इस तरीके से कोश का विभाजन होता है। जैसे हाथी है, एक छोटा रिप्रोडक्शन के बाद कितना बड़ा है उसका शरीर बन जाता है, तो ये सब कैसे बनता है, कोश का विभाजन से होता है। ये सब संभव किस तरीके से होता है, कोश का विभाजन से। तो जो कोशिका चैप्टर था इसमें मैंने आपको बताया था कि एक जंतु कोशिका थी, दूसरी पादप कोशिका थी। जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। और पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा। तो सेंट्रोसोम और सेल प्लेट दोनों को आपको हम बता चुके हैं, इसको याद रखना, ये फैक्ट है। ठीक है, अच्छे से। अब हम देखते हैं कि कोशिका कितने तरीके से कोशिका का विभाजन होता है। ये आपको हम तीन टाइप बताने वाले हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तीनों आपको याद करने हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन एंड अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब कोश का जो विभाजन है वो कितनी अवस्थाओं में होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं असूत्री विभाजन। देखिए असूत्री विभाजन में क्या होता है, असूत्री विभाजन में जो मदर सेल होती है या पेरेंट सेल होती है ये दो डॉटर सेल में बट जाती है। इसमें जो कोशिका होती है वो दो भागों में टूटती है। असूत्री विभाजन में सबसे पहले ये याद रखना कि कोशिका कितने भागों में टूटती है, दो भागों में टूटती है। असूत्री विभाजन होता किस प्रकार से है, इसको मैंने इमेज से दिखाया है, आप समझ सकते हो कि सेल डिवीजन जो एमाइटोसिस है ये कितनी अवस्थाओं में होता है, किस तरीके से। ये फर्स्ट है
ये जो पेरेंट सेल है, ये क्या है पेरेंट सेल, ये कोशिका है पेरेंट सेल इसको या मदर सेल बोलेंगे, और ये यहाँ से क्या बनेगा, डॉटर सेल का निर्माण होगा लास्ट में जाके। तो सबसे पहली स्टेज इसकी क्या होती है, काइरोकाइनेसिस की होती है, काइरोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, काइरोकाइनेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है उसको हम काइरोकाइनेसिस बोलते हैं, न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्शन। काइरोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्शन होता है काइरोकाइनेसिस। स्टेज पर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो कोश का विभाजन, यानी कोश का टूटने लगती है इस तरीके, ये देखो दिखाया गया है, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड थर्ड, थर्ड में क्या होता है, ये जो सेल है इसका पार्टीशन हो जाता है, सेल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, सेल पार्टीशन। यानी दो चीजें याद रखनी है आपको, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से आपको असूत्री विभाजन बिल्कुल सरल होता है। तुरंत कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिका मदर सेल टूट करके डॉटर सेल का निर्माण कर देती है। ये बहुत छोटे छोटे जीवों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु में कौन सा विभाजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो बोल देना एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। विषाणु में एमाइटोसिस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, नहीं जो छोटी छोटी आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। तो उसमें भी क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, सूक्ष्म जीव यहाँ लिखा गया है। ये विभाजन बिल्कुल आसान होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बढ़ जाता है दो पार्ट्स में। सबसे पहले ये जो सेल है इसका ग्रोथ होता है, सेल का आकार बढ़ता है, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इस प्रकार से डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो असूत्री विभाजन में आपको दो चीजें याद रखनी है, यह सूक्ष्म जीवों में होता है और यह दो भागों में कोशिका बट जाती है। कोशिका कितने भागों में बट जाती है, दो भागों में। सेकेंड है आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कई अवस्थाओं में होता है। समसूत्री विभाजन, हमारा जो शरीर 99% जो हमारा शरीर होता है वो किस कोशिका के कारण, विभाजन के कारण बनता है, तो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के कारण। इसमें लिखा गया है यह जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, ये काय कोशिका में होता है, यानी जो हमारा काया है, ये शरीर है, इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब आपने बोला 99%, 1% में क्या होता है, 1% जो रिप्रोडक्शन होता है स्पर्म ओवम, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे शरीर में क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। अब आप बोलोगे इसको समसूत्री विभाजन क्यों बोला गया है, समसूत्री विभाजन इसको इसलिए कहते हैं कि यदि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो जब ये दो नई कोशिकाएं बनकर तैयार होंगी तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो बराबर गुणसूत्रों में बढ़ जाती हैं कोशिका। जो प्रारंभ में जो मदर सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या जितनी थी उतनी संख्या आपको डॉटर सेल में भी देखने को मिलती है। ये होता है समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन है ये कई अवस्थाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कई अवस्थाओं में होता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम इंटरफेज, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। आगे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट होती है इंटरफेज और ये सेकेंड नंबर की ये जो तीन चारों अवस्थाएं होती हैं एक साथ, ये होता है माइटोसिस या माइटोटिक फेज, इसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज, इसको क्या बोलते हैं, एम फेज। फर्स्ट होती है इंटरफेज, सेकेंड होती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। ठीक है, वो आपको इसमें वही लिखा गया है कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो समान रहती है, इस कारण से इसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये आपको सारी चीज याद हो जाएंगी, एक बार इसको देखें अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज में क्या होता है। बेसिकली इंटरफेज में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है इंटरफेस को लेकर के यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेस की अवस्था होती है। 95% टाइम आपको जो सेल डिवीजन में जो 95% टाइम होता है वो किस में लगता है, इंटरफेस में लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होता है वो प्रिपेयर होता है। इसमें सेल क्या होता है, सेल तैयार होता है विभाजन के लिए इसमें फर्स्ट। और इसमें क्या होता है, सेल का जो आकार होता है, यानी जो सेल में ग्रोथ होनी प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है इसमें, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन वर्ड आपको मैंने पीछे बताया था, जब डीएनए आरएनए
पढ़ाया था कि क्या होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन बोला था। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, 95% टाइम इंटरफेज में लगता है। इसमें सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए, इसमें सेल ग्रोथ होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वही इसमें लिखा गया है, डीएनए का निर्माण। और इसमें पहली जो अवस्था होती है इंटरफेज, इसमें क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो माइटोसिस है यानी जो समसूत्री विभाजन है, इसमें ये दो अवस्थाओं में होता है। फर्स्ट अवस्था इसकी इंटरफेज, सेकेंड होती है माइटोटिक फेज। उसके बाद माइटोटिक फेज के अलग अलग टाइप थे, प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टेलोफेज था। तो जो इंटरफेज है इसमें तीन अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। जीवन, मतलब जीवन का यहाँ मतलब है गैप वन। इसमें इस जीवन का क्या मतलब है, गैप वन। एंड एस का मतलब यहाँ सिंथेसिस है। यहाँ क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। यानी गैप वन होता है, इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ। और G2 में क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। G2 गैप टू में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। गैप टू में जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सेल का ग्रोथ और होता है इसमें G2 में। इसके बाद जो इसकी सेकेंड अवस्था आती है वो माइटोटिक फेज को लेकर आती है। अब माइटोटिक फेज के बारे में आपको हम चारों एक साथ बताएंगे। माइटोटिक फेज में क्या क्या आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। माइटोटिक फेज में कितनी अवस्थाएं आती हैं, चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आपने देख लिया कि जो सेल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, उसमें डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण इतना हो चुका है इंटरफेज में। फिर उसके बाद जो प्रोफेज आता है, इसमें क्या होता है, ये आपको ये अवस्था दी गई है, ये प्रोफेज की। इसमें जो स्प्लेंडर फाइबर हैं, स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागा, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं धागा, यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये जो छोटे छोटे ये धागा आपको दिख रहे हैं, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्लिष्ट था, कि स्प्लेंडर फाइबर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। तो स्प्लेंडर फाइबर का वो निर्माण होता है वो सेंट्रियोल से होता है। किससे होता है, सेंट्रियोल से। जब आपको मैंने कोश का चैप्टर पढ़ाया था उसमें सेंट्रियोल के बारे में पूरा बताया था। सेंट्रियोल ये बेलनाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। तो स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किससे होता है, सेंट्रियोल से होता है। तो ये किस अवस्था में होता है, प्रोफेज अवस्था में। और केंद्रक का विभाजन होता है। प्रोफेज में क्या होगा, दो चीजें होंगी, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण और केंद्रक का विभाजन। इसमें जो मेटोटिक फेज है, इसमें जो सेकेंड टाइप आता है वो आता है, दूसरी इसमें जो अवस्था आती है वो आती है मेटाफेज को लेकर। आपने देखा प्रोफेज में ये स्प्लेंडर फाइबर बनने प्रारंभ हुए, मेटाफेज में ये पूरी तरीके से इनका निर्माण हो जाता है। स्प्लेंडर फाइबर का जो निर्माण है मेटाफेज में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज आ जाएगा। यह बहुत छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, एनाफेज होती है। ये याद रखना, सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, एनाफेज होती है। इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये इधर ध्रुव, इधर आप एक तरफ ले लो, क्रोमोसोम और जो कोशिकांग है इधर से इधर की ओर ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद बीच में ये धीरे धीरे पचकने लगता है। पचकने के बाद ये दो पार्ट्स में बट जाता है। लास्ट जो स्टेज आता है वो आता है टेलोफेज को लेकर। लास्ट स्टेज क्या होती है, टेलोफेज। आपको लिखा गया ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, विभाजन पूर्ण हो जाता है। इसमें जो विभाजन है ये पूरा का पूरा पूर्ण हो गया। ये इधर कोशिका के सारे पार्ट्स इधर बट गए और इधर बट गए, ये सारे के सारे पार्ट्स बट गए। इसमें क्या होता है, विभाजन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, सभी अंग एक दूसरे के पास आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसके बाद स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसके बाद आपने देखा टेलोफेज तक आ गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। अभी आपको मैंने काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों के बारे में बताया था। जो साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन हो जाता है, अंततः में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इस तरीके से जो माइटोसिस है, माइटोसिस में आपने इधर थोड़ा शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। माइटोसिस में आपने दो अवस्थाएं देखी थी, एक तो इंटरफेज, दूसरी माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आपने देखा
प्रोफेज को देखा, मेटाफेज को देखा, एनाफेज को देखा एंड टेलोफेज को देखा। प्लस इसमें क्या होता है, प्लस इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है इसमें, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इस तरीके से आपने माइटोसिस को अच्छी तरह से समझ लिया। इसमें जो कोशिका होती है वो दो भागों में बट जाती है और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या समान होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि 99% जो पार्ट है शरीर का उसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। तो शरीर या कोशिका में होने वाली जो टूट फूट होती हैं हमारे, इनकी भरपाई कौन करता है, तो इनकी भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। कहीं आपने देखा कोई कहीं कट जाते हैं, तेजी से घाव हो जाता है तो वो बाद में भर जाता है, तो धीरे धीरे किसके द्वारा बढ़ता है, ये कोशिका डिवीजन के द्वारा बढ़ जाता है, सेल डिवीजन के कारण। तो ये सेल डिवीजन, इस तरीके का जो सेल डिवीजन होता है वो किस में होता है, पूरे पूरे शरीर में। इस तरीके किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, तो वो समसूत्री यानी माइटोसिस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर दोबारा हो जाती है, चूहा की पूंछ है, तो ये किस कारण से, तो इसका जो कारण होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। इसका कारण क्या होता है, समसूत्री विभाजन के कारण छिपकली की पूंछ दोबारा निकल आती, चूहा का पूंछ निकल आता है दोबारा से। फिर शरीर में जो बहुत सारे घाव हो जाते हैं वो बाद में भर जाते हैं, तेजी से किसी को मुक्का मार दो तो उसका उतना पार्ट्स नीला नीला पड़ जाता है। तो उसमें जो डेड सेल होती हैं, डेड सेल को कौन रिप्लेस कर देता है, जो नई नई सेल बनती हैं सेल डिवीजन से, उनको ये रिप्लेस कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। देखिए मियोसिस ये बहुत ही टेक्निकल है, इसको पीछे समझते हैं पहले, उसके बाद आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये मियोसिस के बारे में। देखिए मियोसिस, मियोसिस के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद उस स्लाइड को देखेंगे पढ़ के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मियोसिस, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। देखिए मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में क्या कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए मियोसिस में क्या होता है, इधर मेल लिखते हैं, इधर फीमेल, फीमेल। मेल के पास आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल में भी 46 गुणसूत्र, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम, फर्स्ट ऑटोसोम एंड सेकेंड ओलोसोम। फर्स्ट है ऑटोसोम एंड सेकेंड ओलोसोम। फीमेल में भी ऐसा होता है, ऑटोसोम एंड ओलोसोम। फीमेल में भी ऑटोसोम ओलोसोम, मेल में भी ऑटोसोम एंड ओलोसोम। तो जो ऑटोसोम होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो 44 होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44। यहाँ पर भी 44 होती है। देखिए संयोग से जो मेल में और फीमेल में जो ऑटोसोम होते हैं ये 44 दोनों में होते हैं और ये एक समान होते हैं। इसी कारण आपको पता है पुरुष का जो ब्लड होता है फीमेल में चढ़ा दो, किडनी, गुर्दा, सारी चीजें, यानी 95% जो मेल फीमेल में सब कुछ सेम होता है। जो 5% थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, शरीर की बनावट में चेंज आता है 5% में जो फीमेल होती हैं, उसके बाद उनको दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं निकलती है। ये सब चीजें किस कारण होता है, ये ओलोसोम के कारण होता है। ये जो 5% चेंज किसके कारण आता है, ओलोसोम के कारण। ये जो 44 क्रोमोसोम दोनों में सेम होने के कारण जो मेल और फीमेल है इनके लगभग 95% सब कुछ सेम होता है। बाकी जो दो गुणसूत्र बचे, मेल में ये एक्स और वाई होते हैं। मेल में ये क्या होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में ये एक्स और एक्स होते हैं। फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स और एक्स। तो जब रिप्रोडक्शन होता है उसके फलस्वरूप जो बेबी बनता है उसमें आपको पता है 22 गुणसूत्र तो मेल से आएंगे, ये भी सेम है, और 22 आपके फीमेल से। 22 और 22 कितने हो गए, 44। उसके बाद क्या होगा, एक गुणसूत्र यहां से आएगा मेल से और एक यहां से ओलोसोम से। देखिए एक गुणसूत्र ओलोसोम से जो मेल वाला ओलोसोम है एंड एक जो गुणसूत्र है वो फीमेल वाले ओलोसोम से आएगा। तो यहाँ यदि एक्स और एक्स आ गया तो जो बेबी बनेगा वो फीमेल गर्ल, एंड एक्स यहाँ से वाई आ गया और यहाँ से एक्स, एक्स वाई अगर हो गया तो कौन सा बनेगा,
तो मेल बन जाता है। इस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंग का जो निर्धारण होता है वो किससे होता है, ऑटोसोम से या ऑलोसोम से। तो ये किससे हो रहा, ऑटोसोम तो दोनों में सेम ही है, यहाँ पर भी 44, यहाँ पर भी 44, और ये दोनों में एक्स एक्स सारे होते हैं। आपको जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको इसको और डिटेल में बताएंगे। तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो किससे होता है, ऑलोसोम से होता है। लिंग का निर्धारण याद रखना किससे होता है, ऑलोसोम से। तो आपने जो अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस है इसको अच्छे से समझ लिया ये किस तरीके से होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका होती है वो कितने भागों में बंटती है, ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन में आपने यहाँ देखा ऑटोसोम से बायस आए तो एक भाग यहाँ से, एंड जो फीमेल का ऑटोसोम है एक भाग यहाँ से बन गया सेकंड, ठीक है। एंड मेल का जो ऑलोसोम है एक यहाँ से, एंड फीमेल का ऑलोसोम है एक यहाँ से। तो इस तरीके से ये कोशिका 4 भागों में बट जाती है। कितने भाग में बट जाती है, 4 भाग में। अब इसके बाद हम जो मियोसिस है इसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल जनन कोशिका में होता है, आपको बता दिया, स्पर्म एंड ओवम 1% पार्ट, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। देखिए आपने समझा था किस तरीके से ये क्रोमोसोम की संख्या घट के आधी हुई थी, आगे इसी में देखते हैं। यहाँ पर ये 44 थे तो यहाँ से कितने आए, 22, ये भी आधी आई। यहाँ से 22, ये भी आधे। एक्स और वाई ये दो थे, दो क्रोमोसोम कट के यहाँ से कितने आए, केवल एक्स आया या वाई आया। यहाँ से या एक्स आया या वाई आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। मातृ कोशिका कितने कोशिकाओं में बट जाती है, 4 पुत्री कोशिकाओं में। आपको मैंने अभी बताया था जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें भागों में मातृ कोशिका बट जाती है। आपको 4 के 4 भाग अभी बताए थे, इधर यहाँ से 22 22 इस तरीके से, ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पर। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये देखिए यहाँ से ये 22, यहाँ से ये 22, ये क्रॉस हुए, अरे यहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर की घटना इसी को बोलते हैं। प्रोफेज जो होती है इसकी जो सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रारंभ वाली, ठीक है। जाइगोट से किस तरीके से बेबी बना इसके बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। मियोसिस के बारे में अब आपको मैंने बताया। नेक्स्ट ये आपका जो सेल डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन में आपने क्या क्या देखा, सेल डिवीजन में आपने देखिए सेल डिवीजन था, सेल डिवीजन में आपने क्या क्या देखा, ये 3 टाइप का देखा, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस में जो कोशिका थी वो कितने भागों में बटी, 2 भागों में बट जाती है। एंड माइटोसिस में भी 2 भागों में बट जाती है। एंड मियोसिस में ये कोशिका है ये 4 भागों में बटती है। मियोसिस में कोशिका कितने भागों में बटती है, 4 भागों में बटती है। इस तरीके से आपने एमाइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस सभी को डिटेल में समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम क्या होते हैं, तो यहाँ क्या लिखा गया है, यानी जो क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जो गुणसूत्रों में होने वाली जो अनियमितता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम होते हैं। जैसे गुणसूत्र एग्जाम्पल के लिए ये समझें, जैसे सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते, कभी ये घट के 45 रह जाएं या कभी ये बढ़ के 47 हो जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, गुणसूत्र में एक अनियमितता पैदा हो जाती है। नियम क्या है कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन ये घटकर क्या हो जाते हैं, या तो ये घट जाता है या एक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, शरीर में असामान्य से लक्षण उभर जाते हैं, शरीर में कुछ अलग से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी को हम सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। आशा है कि आपने सिंड्रोम को समझ लिया कि सिंड्रोम होता क्या है। इसमें रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस इतना याद रखना कि जो गुणसूत्र में जो अनियमितता देखने को मिलती है, जो नियम होना चाहिए उससे अलग गुणसूत्र बन जाते हैं, जैसे कहीं 45 रह गए, कहीं 47 हो गई 46 की जगह। तो इससे क्या हो जाता है, शरीर में कुछ असमान से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इसी को हम सिंड्रोम बोलते हैं। ये जेनेटिक डिसीज होते हैं एक तरीके से। देखिए फर्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है केवल स्त्रियों में पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है ये घटकर 45 हो जाती है।
यानी जो 23rd पेयर होता है, इसमें क्या हो जाता है, 23rd पेयर वैसे तो महिला है, स्त्रियों में एक्स और एक्स होना चाहिए, लेकिन ये केवल एक्स होता है, केवल एक्स, और बाकी ये खाली हो जाता है। इस कारण ये इनकी संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का, इससे स्त्रियों का जो शरीर है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, बांझपन देखने को मिलता है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपको याद रखना है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाती है, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ये स्त्रियों का शरीर पूर्णतः विकसित न होने के कारण इनमें प्रायः बांझपन देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या देखा जाता है, बांझपन। सेकंड है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये इसका उल्टा है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में हो रहा था, वहीं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है ये केवल पुरुषों में होता है। ये केवल पुरुषों में होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है नपुंसक में कि जो स्पर्म होते हैं ये पूर्णतः विकसित ना होने के कारण ये जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो संख्या होती है क्रोमोसोम की वो बढ़कर के 47 हो जाती है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में जो संख्या होती है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 47। इसको एक्स एक्स वाई सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। ये 23rd पेयर पर क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित पुरुष होते हैं इसमें प्रायः स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं आपको। ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, इसको इतना याद रखना कि जो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, केवल यह पुरुषों में पाया जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में। इसमें क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में एक बढ़ जाती है संख्या, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाती है गुणसूत्र की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। जो डाउन सिंड्रोम है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम देखिए, डाउन सिंड्रोम में प्राय क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको, स्मॉल ईयर्स, छोटे छोटे बिल्कुल कान। ये जो होता है यहाँ पर अपना जो नोज के ऊपर ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, फ्लैट नोज जो नोज ब्रिज होता है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसमें शॉर्ट नेक होती है। स्लैटेड अपटर्न्ड आइस, ये जो आइस का जो ऊपरी और ये पार्ट है ये आपको हमेशा सूजा सा दिखाई देता है। मतलब ये जो पार्ट है ये उभर सा जाता है। ठीक है, ये एरिया है आई के ऊपर का। तो डाउन सिंड्रोम में आपको क्या याद रखना है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में कितनी हो जाती है इनकी संख्या, 47। शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ और ओंठ मोटा हो जाता है। ओंठ का साइज है, जीभ का साइज है, ये मोटा सा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का होता है। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति उसको हम क्या बोलते हैं, मंगोलाइड टाइप का दिखता है वो। इसकी बुद्धि जो होती है वो मंद हो जाती है, शरीर बेडौल होता है। ये सारी चीजें डाउन सिंड्रोम के आपको देखने को मिलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, इसमें 47 हो जाती है, या मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इस प्रकार से जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसको हम ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मंगोलॉइड बोलते हैं, मंगोलॉइड। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। ये पटाऊ सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। पटाऊ सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। यह मुख्यतः इस पटाऊ सिंड्रोम से जो पीड़ित होते हैं उनका जो ऊपर वाला ये जो ओठ होता है ये कटा हुआ दिखता है इस तरीके से। तो ये पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में आपको याद रखना है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, और ये इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ये जो ओंठ होता है वो कटा हुआ होता है, और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो सिंड्रोम चैप्टर में आपने क्या क्या देखा, तो सिंड्रोम में आपने 4 तरीके के सिंड्रोम्स के बारे में देखा। फर्स्ट आपका था टर्नर सिंड्रोम, सेकेंड था क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड था डाउन सिंड्रोम, एंड फोर्थ था पटाऊ सिंड्रोम। इसमें आपने देखा जो टर्नर सिंड्रोम था ये केवल स्त्रियों में हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में हो सकता है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 रह जाती है। बाकी जो क्लीनफेल्टर था केवल पुरुषों में हो सकता है।
गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में आपने देखा गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है, शरीर बेडौल हो जाता है डाउन सिंड्रोम में। और जो पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47, और इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ओंठ जो होता है वो कटा हुआ होता है। ये भी मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इस तरीके से आपने सिंड्रोम को अच्छे से कर लिया। अब सिंड्रोम से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका वो गलत नहीं होगा। नोट लगा के यहाँ पर इस चैप्टर की 2 बातें आपने को अच्छे से याद रखनी है। ये तो मैं बता भी चुका हूँ कि जो वायरस या विषाणु होते हैं ये कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आपको कवक दिया जाएगा ऑप्शन में, जीवाणु, विषाणु, और एक भी कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें आप आंसर आपको क्या याद रखना है, वायरस। जो वायरस होते हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। सेकेंड जो, ये वैसे तो मैं आपको जब डिसीज चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ याद रखना है तो आप रख सकते हैं। यानी जो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि रंगों का आप डिफरेंस नहीं कर पाते। ये किस कारण से होता है, ये एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोसोम से। बाकी अब तक मैं आपको सेल चैप्टर में सारा कुछ करवा दिया। सेल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई नया चैप्टर करवाएंगे। जो सेल चैप्टर है इससे संबंधित सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो सेल चैप्टर से जो भी PYQs पूछे गए थे उनको देखेंगे। इससे आपका जो सेल चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। PCS में जो भी PYQs पूछे गए, या SSC CGL मेंस में या CGL में, इस तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे। इसके बाद फ्लो में आ जाएं, उसके बाद आपको PYQs भी स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आज मैंने आपका जो सेल चैप्टर है ये कंप्लीट फिनिश कर दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।